यह पहला दूरबीन है। इसका उपयोग गैलीली ने वर्ष 1609 में बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज करने और पहली बार यह साबित करने के लिए किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, और यह जेम्स वेब दूरबीन है। इसे वर्ष 2021 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और इसका उपयोग दूरस्थ आकाशगंगाओं, बिग बैंग और ब्रह्मांड की सच्ची उत्पत्ति की जांच के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इन दोनों डिजाइनों को अलग करने वाले 400 वर्षों में दूरबीन के विकास को हमारे भीतर के उस असीम जिज्ञासा ने आगे बढ़ाया है कि सितारों के पार क्या है। दूरबीन की वास्तविक उत्पत्ति थोड़ी धुंधली है, लेकिन हम जानते हैं कि यह सब नीदरलैंड में 1600 के शुरुआती दशक में एक डच चश्मा निर्माता हैंस लिपर्स नामक व्यक्ति से शुरू हुआ था। वह विभिन्न प्रकार के लेंसों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आवर्धन प्रभाव बनाने के विचार के साथ प्रयोग कर रहा था। उसका आविष्कार बेहद सरल था। आपके पास 2 कांच के लेंस होते हैं जो एक लकड़ी की नली के अंदर रखे जाते हैं। ट्यूब के सामने वाला लेंस उत्तल होता है, जिसका अर्थ है कि यह बाहर की ओर झुका हुआ होता है। प्रकाश की किरणें लेंस में समानांतर रेखाओं में प्रवेश करती हैं और फिर लेंस का घुमाव उन रेखाओं को केंद्र की ओर झुकाना शुरू कर देता है, जब तक कि वे सभी एक ही बिंदु पर एकत्र नहीं हो जाते। इसे अपवर्तन कहा जाता है। अगर आपने कभी आवर्धक कांच का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक छोटे बिंदु में केंद्रित किया है, जहां यह इतना गर्म हो जाता है कि आग लग जाती है, तो वही चीज हमारी दूरबीन के पहले लेंस के साथ हो रही है। अब इस डिजाइन का जादू तब आता है जब आप ट्यूब के पीछे दूसरा लेंस जोड़ते हैं। वह है आईपीस। यह लेंस अवतल होता है, जिसका अर्थ है कि यह अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, और इस दूरबीन को काम करने के लिए आपको आईपीस को उस स्थान पर रखना होगा जहां सामने वाले लेंस से आने वाली सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर एकत्र होती हैं। और जब प्रकाश उस पीछे के लेंस से टकराता है तो घुमाव उन सभी रेखाओं को फिर से सीधा कर देता है। तो हमारा पहला लेंस प्रकाश को एकत्र करता है और उसे केंद्रित करता है। फिर हमारा दूसरा लेंस उस प्रकाश को पकड़ता है और उसे खींचता है, ताकि आपकी आंख में एक बहुत बड़ी छवि प्रोजेक्ट हो सके। यही तरीका है जिससे एक दूरबीन काम करती है। वे शुरुआती डच दूरबीनें लगभग 3 गुना आवर्धन पैदा करने में सक्षम थीं, जो समुद्र में जहाज़ों को देखने के लिए उपयोगी थीं, लेकिन आप बाहरी अंतरिक्ष में गहराई तक नहीं देख रहे थे। यहीं पर गैलीलियो आते हैं। वह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जो 1564 से 1642 तक इटली में रहते थे, और उन्हें आम तौर पर आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम खगोल विज्ञान के क्षेत्र में था। यही वह चीज़ थी जिसके कारण उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ बड़ी परेशानी में डाल दिया गया और अंततः उन्हें कैद में मरना पड़ा। वर्ष 1609 में गैलीलियो ने सुना कि डच लोग अपनी आवर्धन ट्यूबों के साथ क्या कर रहे थे, और मूल डिज़ाइनों में से एक को कभी देखे बिना गैलीलियो ने कुछ ही दिनों में अपना खुद का संस्करण बना लिया। केवल गैलीलियो की दूरबीन 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने में सक्षम थी, जबकि हंस जैसे डच लोग आम चश्मों के साथ खेल रहे थे। गैलीलियो के पास बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले कांच के टुकड़े चुनने और फिर अपने लेंस को सटीक वक्रता के लिए सावधानी पूर्वक पीसने की सुविधा थी। और जब गैलीलियो ने पहली बार रात के आकाश की ओर अपना लेंस घुमाया, तो उन्होंने कुछ बेहद अविश्वसनीय खोजें की। जब उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा तो गैलीलियो चकित रह गए। वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यह पहाड़ों और गड्ढों से ढका हुआ था। यह पहले से ही ब्रह्मांड के उस स्थापित ज्ञान से अलग था जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दार्शनिक अरस्तु द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा परिपूर्ण गोले थे जो एक दिव्य पदार्थ, जिसे उन्होंने ईथर कहा, से बने थे। लेकिन अब गैलीलियो अपनी आंखों से चंद्रमा की सतह को देख रहे थे और उन्होंने देखा कि यह वास्तव में पहाड़ों और घाटियों से ढका हुआ एक बड़ा पत्थर था। यह खुरदुरा और असमान था, बिल्कुल पृथ्वी की सतह की तरह। आप जानते हैं, जब हम मानवता की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में यह बात कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व कितना नाजुक और असाधारण है। और यही वह भावना है
जो हाल ही में मैंने पढ़ी एक किताब में पूरी तरह से कैद की गई है, द डायरी ऑफ द लास्ट अर्थलिंग हंग्री माइंड्स द्वारा। यह आपकी सामान्य किताब नहीं है, यह एक अद्भुत मिश्रण है। आंशिक डायरी, आंशिक विश्वकोश, जिसे नूह कैपलान नामक अंतिम जीवित मानव के दृष्टिकोण से लिखा गया है, जो एक एलियन जहाज पर पृथ्वी के विनाश से बच जाता है। अकेलेपन से लड़ने के लिए वह मानवता की हर उल्लेखनीय चीज लिखता है, हमारी उपलब्धियां, हमारी कला, हमारा दैनिक जीवन, जैसे हमने उड़ना कैसे शुरू किया और अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने तक की हमारी प्रगति। मुझे इसमें जो पसंद है वह है इसकी भावनात्मक कहानी और वास्तविक विज्ञान और इतिहास का मेल, जो शानदार चित्रणों और प्रीमियम डिजाइन में लिपटा है। यह एक सांस्कृतिक टाइम कैप्सूल और एक संग्रहणीय कलाकृति दोनों की तरह महसूस होती है। सच में इसे पलटना ऐसा लगता है जैसे आप मानवता की कहानी अपने हाथों में थामे हुए हों। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष, विज्ञान या सिर्फ इंसान होने के चमत्कार की सराहना करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यह किताब उतनी ही प्रेरणादायक लगेगी जितनी मुझे लगी। यह उन सभी के लिए एक अर्थपूर्ण उपहार भी बनाती है जो सुंदर, विचारशील पुस्तकों से प्यार करते हैं। आप द लास्ट बुक को खुद देख सकते हैं। वह निश्चित रूप से एक दिमाग हिला देने वाला खुलासा रहा होगा, लेकिन फिर गैलीलियो ने अंतरिक्ष में और भी गहराई से देखना शुरू किया। उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति की ओर घुमाई, और जबकि उनके पास अभी भी ग्रह को विस्तार से देखने के लिए पर्याप्त आवर्धन नहीं था, उन्होंने यह पहचान लिया कि 4 छोटे प्रकाश बिंदु हैं जो बड़े ग्रह को घेरे हुए हैं। और जब उन्होंने उन 4 रोशनी का कई दिनों और हफ्तों तक अवलोकन जारी रखा, तो उन्होंने महसूस किया कि वे वास्तव में बृहस्पति के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह थे, जैसे हमारा अपना चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह खोज और भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि अरस्तू ने पहले ही तय कर लिया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी अन्य खगोलीय पिंड उसके चारों ओर घूमते हैं। और चूंकि यह यीशु मसीह के समय के आसपास का प्रचलित सिद्धांत था, यह बाइबल में लिखा गया और यह एक धार्मिक विश्वास बन गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन अब गैलीलियो सोच रहे थे कि यदि ये छोटे पिंड वास्तव में बृहस्पति के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ब्रह्मांड में छोटे पिंड बड़े पिंडों के चारों ओर घूमने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसका अर्थ होगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन फिर इसका यह भी मतलब होना चाहिए कि पृथ्वी स्वयं सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे गैलीलियो एक नए सिद्धांत पर पहुंचे कि वास्तव में सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। तो वह पूरी तरह सही नहीं थे, लेकिन वह सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए थे, जितना कोई पहले कभी नहीं पहुंचा था। और कैथोलिक चर्च को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यह वह नहीं था जो बाइबल ने कहा था। और यह अंततः गैलीलियो को रोमन इंक्विजिशन के सामने लाया, जो मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट था, जहां उन्हें कड़ी विधर्मिता का दोषी पाया गया। परिणामस्वरूप गैलीलियो ने अपने जीवन का अंतिम दशक नजरबंदी में बिताया, जहां वह अभी भी किताबें लिख सकते थे और नए वैज्ञानिक विचार विकसित कर सकते थे, लेकिन उनका सामाजिक जीवन काफी प्रभावित हुआ। गैलीलियो के साथ जो हुआ, उसे देखकर यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके साथी खगोल शास्त्री सूर्य केंद्रित मॉडल से सहमत होने में हिचकिचा रहे थे। ये तब तक नहीं हुआ जब तक सर आइजैक न्यूटन 1680 के दशक में अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के साथ नहीं आए, तब तक सौरमंडल की सच्ची प्रकृति को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। आइजैक न्यूटन की बात करें तो उनके पास भी दूरबीन बनाने के अपने विचार थे। न्यूटन के मन में लेंस की बजाय दर्पणों का उपयोग करने का विचार आया और इससे परावर्तक दूरबीन का जन्म हुआ। फिर से हम एक लकड़ी की नली से शुरू करते हैं, सिवाय इसके कि यह सामने से पूरी तरह खुली होती है, और ट्यूब के नीचे हम अपना दर्पण रखेंगे। अब इसे भी थोड़ा घुमावदार होना चाहिए, जैसे एक उथले कटोरे की तरह। घुमाव हमारे दर्पण को उत्तल लेंस की तरह काम करने की अनुमति देगा। यह सभी प्रकाश किरणों को बीच के एक बिंदु पर केंद्रित करेगा और वहीं हम अपना द्वितीयक दर्पण रखते हैं। यह सतह पर सपाट होता है और आमतौर पर तिरछे कोण पर सेट किया जाता है, ताकि केंद्रित प्रकाश को ट्यूब के किनारे की ओर परावर्तित किया जा सके। वहीं आईपीस लगाया जाता है और ठीक उसी तरह जैसे अपवर्तक दूरबीन में
आईपीस में एक अवतल कांच का तत्व होता है जो दर्पण से केंद्रित प्रकाश को लेकर उसे फैलाकर एक बड़ी छवि में बदल देता है जो दर्शक की आंख में प्रोजेक्ट होती है। परावर्तक दूरबीन का लाभ मुख्य रूप से कम लागत और बेहतर उपयोग में आसानी में होता है। एक बहुत बड़ा कांच का लेंस बनाना वास्तव में कठिन होता है, और अगर आप ऐसा लेंस बना भी लें तो वह बेहद भारी होगा, इसलिए यह व्यावहारिक नहीं है। वहीं एक घुमावदार दर्पण बनाना उतना कठिन नहीं है और अंतिम परिणाम काफी हल्का होता है। तो परावर्तक दूरबीन ने खगोल विज्ञान को सुलभ बना दिया और इसने डिजाइनरों को अत्यंत चौड़ी दूरबीनें बनाने की अनुमति दी। आपका दर्पण जितना चौड़ा होगा वह उतना ही अधिक प्रकाश एकत्र करेगा, और यह उन चीजों को देखने को संभव बनाता है जो नग्न आंखों से अदृश्य हैं, जैसे दूरस्थ तारे और आकाशगंगाएं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान इंजीनियरों ने अपवर्तक और परावर्तक दोनों दूरबीन डिजाइनों को विकसित करना जारी रखा। जबकि परावर्तक दूरबीनें बनाना अधिक व्यावहारिक है, वे छवि गुणवत्ता से संबंधित कुछ समस्याओं से ग्रस्त होती हैं, मुख्य रूप से क्योंकि आपके पास ट्यूब के बीच में वह द्वितीयक दर्पण होता है। यह प्रकाश को तोड़ता है और छवि की स्पष्टता को कम करता है। यही कारण है कि अपवर्तक दूरबीनें बढ़त बनाए रखती हैं। उनके कांच के लेंस उच्चतम स्तर की तीक्ष्णता और कंट्रास्ट प्राप्त करते हैं, जिससे खगोलशास्त्री हमारे सौरमंडल के ग्रहों और चंद्रमाओं के विवरण देख सकते हैं। दुर्भाग्य से कांच के लेंस के साथ जो संभव है उसकी एक सीमा होती है। विस्कॉन्सिन के विलियम्स बे में यर्कीज वेधशाला अब तक बनाई गई सबसे बड़ी अपवर्तक दूरबीन का घर है। इसे 1897 में पूरा किया गया था और इसमें 40 इंच या 1 मीटर व्यास का प्राथमिक लेंस है। वह लेंस अकेले 225 किलोग्राम या 500 पाउंड वजनी है। यह दूरबीन 19वीं सदी के अंत की इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना मानी जाती है। तब से अब तक कुछ ऐसा करने का प्रयास भी नहीं किया गया है और शायद फिर कभी नहीं किया जाएगा। इससे आपको यह अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि क्यों अंततः दर्पण आधारित परावर्तक दूरबीनों ने जीत हासिल की। 1800 के दशक में बनाई गई सबसे बड़ी दूरबीन लेवायथन ऑफ पार्सनटाउन के नाम से जानी जाती थी। यह आयरलैंड में स्थित थी और इसमें 72 इंच या 1.83 मीटर चौड़ा प्राथमिक दर्पण था। ट्यूब स्वयं 56 फीट लंबी थी और इसे 240 फीट ऊंची पत्थर की दीवारों के बीच माउंट किया गया था। दूरबीन की गति श्रृंखलाओं, रस्सियों और पुलियों की एक श्रृंखला द्वारा नियंत्रित की जाती थी, जिससे ऑपरेटर इसे आसानी से आकाश में कहीं भी इंगित कर सकते थे। इस दूरबीन के साथ हम पहली बार अन्य आकाशगंगाओं की सर्पिल संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देख पाए, जैसे कि व्हर्लपूल गैलेक्सी और क्रैब नेबुला। अब उस समय वे ठीक नहीं जानते थे कि वे क्या देख रहे हैं। सामान्य सहमति यह थी कि ये बड़े धूल के बादल हैं जिन्होंने दिलचस्प आकार ले लिए हैं, लेकिन यह विचार उभरने लगा था कि ये शायद आइलैंड यूनिवर्सेस हैं, अर्थात ये बादल बेहद बड़े और बेहद दूर हैं और ये धूल से नहीं बने हैं, ये तारों से बने हैं। यही वह जगह है जहां आधुनिक खगोल विज्ञान का जन्म हुआ। 1900 के शुरुआती दशक में कैलिफोर्निया के एक समूह खगोल शास्त्रियों के साथ, जिन्होंने अवलोकन को वैज्ञानिक पद्धति के साथ जोड़ना शुरू किया। आप इस समूह में एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं, एडविन हबल, और इस टीम ने विशाल दूरबीनों को प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ एकीकृत करना शुरू किया और यहीं से वेधशाला की अवधारणा आई। माउंट विल्सन वेधशाला लॉस एंजल्स के उत्तर में पहाड़ों में स्थित है और 1917 में उन्होंने इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण दूरबीनों में से एक 100 इंच रिफ्लेक्टर पर काम पूरा किया। यह अगले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का खिताब रखेगी और उस दौरान एडविन हबल द्वारा विशेष रूप से कुछ सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय खोजें की गईं। 1923 में हबल ने अपनी दूरबीन को एक विशाल गैस बादल की ओर इंगित करना शुरू किया, जिसे एंड्रोमेडा नेबुला कहा जाता था, और उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प देखा। वह बादल के अंदर एक बहुत ही अनोखे प्रकार के तारे को पहचानने में सक्षम थे। इसे सेफीड वेरिएबल कहा जाता है और ये विशेष होते हैं क्योंकि ये एक नियमित दोहराव वाले पैटर्न में उज्ज्वल से मंद होने तक धड़कते हैं, जो दिनों या हफ्तों में
अपेक्षाकृत तेजी से होता है। तारा स्वयं वास्तव में बड़ा और छोटा होता रहता है, तो इस पल्स की गति को मापकर खगोल शास्त्री तारे की वास्तविक चमक का पता लगा सकते हैं। मूल रूप से जितना धीमा पल्स उतना ही उज्ज्वल तारा। तो जो हबल ने इस तारे की पल्स से जाना वह यह था कि यह अंतरिक्ष में कहीं भी हो, यह अविश्वसनीय रूप से चमकदार होना चाहिए। लेकिन उनकी दूरबीन से यह अविश्वसनीय रूप से मंद दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि यह अविश्वसनीय रूप से दूर है। हबल ने इससे निष्कर्ष निकाला कि एंड्रोमेडा एक साधारण बादल नहीं हो सकता। यह तारों की एक विशाल प्रणाली थी और यह इतनी दूर थी कि यह हमारे अपने तारों की प्रणाली से पूरी तरह अलग थी। यह आइलैंड यूनिवर्सेस का पहला प्रमाण था, जिन्हें बाद में गैलेक्सीज कहा गया। एंड्रोमेडा हमारी अपनी आकाशगंगा के सबसे करीब है, इसलिए इसे पहचानना सबसे आसान था। लेकिन एक बार जब हबल ने इन चीज़ों की पहचान करने की विधि लॉक कर ली, तो उन्होंने और भी बहुत सी खोजें शुरू की। हर दिशा में आकाशगंगाएं थीं। ब्रह्मांड का वास्तविक पैमाना आकार लेने लगा था। लेकिन एक और बड़ी खोज बाकी थी, क्योंकि हबल ने यह भी देखा कि ये सभी आकाशगंगाएं गति कर रही थीं और वे हमसे दूर जा रही थीं। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है और यह एक समूह के रूप में नहीं चलता, इसलिए यह वास्तव में बाहर की ओर फैल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट में बताना कि अगली बार हम कौन सी जगह या कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करें। और हाँ, द यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ यूनिवर्स के वो राज खोलते हैं जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूनिकली मिस्टीरियस कहानी के साथ।